भुवस्त्वं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ, हे प्राण, पवित्रता, आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत का उत्पादक हैं। हम उत्तम अविनाशी ज्ञान स्वरूप कौन तेज आवाज पुत्र कर हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे, सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हम सब कर्म की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथ का छत्र अभिषेक दिव्य ऊर्जा को आंखों में मोटा धारण करें। कल्याण धीरे धीरे ऊपर। समस्त सभी को नमस्कार। मूर्तिटा कौन है? चलो जी, हो गया। जी सर। चलो, थैंक यू। अब शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, राइट। मैं सामान्य शब्दों में, छोटे छोटे में चीजों को पहले डिस्क्राइब कर दूं, पूरे एनाटॉमी फिजियोलॉजी को, फिर हम कोरिलेशन के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीजों को आपको इंडिकेट करा दिया जाए। ऑलरेडी आपके पीडीएफ में सब कुछ है जो मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग चीज बोलूंगा, उसको मैं समझाऊंगा अपने तरीके से, बस इतनी सी बात है। लैंग्वेज जो है जो आपके लिए। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं। तो एनाटॉमी, स्टडी ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एवर डेवलपिंग साइंस है, जो हमेशा इसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड ऑन होती रहती है। दोनों एनाटॉमी को अगर हम एक सामान्य भाषा में, सामान्य लाइन में समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट, ये एनाटॉमी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी फॉर्म, इसको मॉर्फोलॉजी फॉर्म में हम स्टडी करते हैं। तो आपको अगर एनाटॉमी को डिस्क्राइब करना है, सपोज क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एनाटॉमी, तो आपको एक लाइन में समझाना। बड़े सारे विशेषज्ञों के पीडीएफ में डेफिनेशन सब कुछ दिए होंगे, लेकिन सामान्य रूप में आपको बोलना है कि एनाटॉमी क्या होता है। तो आपने आंसर देना है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। क्लियर है। अब दूसरा आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। एक में हमने क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर, और दूसरे में हमने क्या पढ़ना है, फंक्शन। सिंपल सामान्य लहजे में बात करना है, समझना, ये आपको याद भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमारी लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, लाइफ में जनरली हमारे लिए मायने क्या क्या चीजें रखती हैं। मूवमेंट, राइट, हमारा शरीर है, शरीर में अगर मूवमेंट ना हो तो फिजियोलॉजी एनाटॉमी का कोई मतलब नहीं होता है। तो फर्स्ट लाइफ का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, मूवमेंट, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोशन। हम करते हैं ना हमारा अपना बॉडी को, इसलिए बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। मोशन चेंज कर सकते हैं, गति चेंज कर सकते हैं, और हमारा पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हमारा पोस्चर चेंज कर सकते हैं। तो सिंबल, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है क्या है, मोशन। दूसरा क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस, यानी रिएक्शन ऑफ चेंजेज। जैसे आप गर्म में जाओगे तो बॉडी रिएक्ट करेगा, जैसे आप ठंडी में जाओगे तो बॉडी रिएक्ट करेगा, जैसे आप गर्म पानी पियोगे तो बॉडी रिएक्ट करेगा, जैसे आप ठंडा पानी पियोगे तो बॉडी रिएक्ट करेगा। तो ये करेक्टर है बॉडी का। तो पहला है मूवमेंट, दूसरा है रिस्पॉन्सिवनेस। गर्म पानी है, मन सपोज करो कि ये देखो, ये ग्लास अब गर्म पानी है, मैं जैसे फिंगर इसमें डालूंगा तो क्या होगा, ये बॉडी कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, नहीं दिस इज नॉट फॉर गुड फॉर यू, तो उसमें फिंगर नहीं डालना। ये क्या कहलाता है, रिस्पॉन्सिवनेस शरीर का। तो लाइफ का दूसरा कैरेक्टर क्या हुआ, रिस्पॉन्सिवनेस। तीसरा कैरेक्टर क्या है, ग्रोथ, इंक्रीज बॉडी साइज, नो चेंज इन शेप, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फिजिकल डेवलपमेंट, राइट। तो अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि उस इंसान का ग्रोथ हार्मोन, दैट इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड।
थाइमस ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर एक्टिवेट नहीं है, प्रॉपर उसका जो फंक्शनिंग है वो नहीं है। तो आपको ये समझना है, ग्रोथ बॉडी का डेवलपमेंट, फिजिकली बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर एज पे, प्रॉपर चीज पे प्रॉपर होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो ये एक बॉडी का कैरेक्टर है, तीसरा कैरेक्टर। चौथा कैरेक्टर क्या है? रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड न्यू सेल्स, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड एटम्स ऑफ स्पर्म्स ऑफ मेल और फीमेल, जिससे न्यू सेल बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू डेवलप। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का, ये लाइफ में चाहिए। उसके लिए भी जो सेक्सुअल हार्मोन है वो आपके शरीर में एक्टिवेट होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आज की डेट में आप देखते हो आईवीएफ एक नॉर्मल चीज हो गई है, हर एक गली में, हर एक शहर में आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं। व्हाई? ड्यू टू दिस। नेक्स्ट क्या है? रेस्पिरेशन। ये लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके बगैर लाइफ इमेजिन नहीं किया जा सकता। राइट? तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन, रिमूविंग कार्बन। अगर ऐसा नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है हमें शरीर को करना। रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। अगर फूड से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हम लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम अनहेल्दी हो जाएंगे। जैसे हमने खाना खाया लेकिन वो खाना मेरे बॉडी के कैरेक्टर को सूट नहीं करता, अनहेल्दी डाइट है। मैंने खाना किया, 2 गिलास पानी पी लिया, अनहेल्दी डाइटिंग लाइफ स्टाइल है। वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। बड़ी जल्दी जल्दी खाना खा लिया, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे एनर्जी आपको नहीं मिलेगा, वो फूड से आप एनर्जी रिलीज नहीं करवा सकते। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है, इसको आपने ध्यान रखना है। मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके सिलेबस के हिसाब से भी है, और आपको एक फैक्चुअल नॉलेज मिल जाए इस चीज का, ये भी जरूरी होता है क्लास करने का। तो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें आपके पीडीएफ में है, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं। ये 5 चीजें आपको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, 5 वर्ड। पहला मूवमेंट, दूसरा रिस्पॉन्सिवनेस, तीसरा ग्रोथ, चौथा रिप्रोडक्शन, पांचवा रेस्पिरेशन। जब इंसान डेथ लाइफ के बीच में झूलता है तो डॉक्टर क्या कहता है? हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस, बॉडी रिएक्ट करेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस खत्म हो जाएगा बॉडी का, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा शरीर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर लेवल क्या है? पहला क्या है? एटम। एटम मीन्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एटम को अगर डिफाइन करना क्या होगा? बिल्कुल सिंपल लाइन में, एक लाइन में अगर हमें पढ़ना है व्हाट इज एटम, तो एटम को हम क्या पढ़ेंगे? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। Atom is smallest particle of an element. Atom combines with other atoms to form new atoms. Very simple. तो एक लाइन आपको याद रखना है, एटम डिफाइन एज ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। बस एक लाइन में यही एटम होता है। ज्यादा पजल नहीं होना, ज्यादा अपने आप को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, एक एक लाइन में, ताकि आपको पढ़ाई में पूछा जाए, वाइवा में पूछा जाए, यू कैन इजिली आंसर। इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आप इसको रिवाइज करके सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है? दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल का पहला हुआ एटम। दूसरा क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमने क्या पढ़ा? कार्बन। अब क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री। CO2, वाटर। हमने हाइड्रोजन पढ़ा, अब वाटर हो गया HO2।
मॉलिक्यूल को अगर डिफाइन करना होगा तो डिफाइन कैसे करेंगे? मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ टू मोर ज्वाइंट एटम्स। पहले एक एटम से होता था, अब जब टू एटम्स को हम कंपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा वो? मॉलिक्यूल्स। वेरी सिंपल, क्लियर। तीसरा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियस एसिड, ये माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इसको आपने ध्यान रखना। वेरी सिंपल सिंपल, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, और जितना पता होगा उतना अच्छा आपको इसकी जानकारी होगी, इसके बारे में आप समझ सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद क्या होता है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट है सेल। सेल डिफाइंड एज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। शरीर का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। पहला यूनिट जब हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के रूप में, जब हम उसको देखते हैं तो शरीर का बेसिक पहला एलिमेंट क्या होता है? सेल। और हर एक सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। जब हम फिजियोलॉजी की डिटेल में जाएंगे तो फिर इसको पढ़ेंगे कि आरबीसी कैसे बनता है, डब्ल्यूबीसी कैसे बनता है, डब्ल्यूबीसी कैसे वीक हो जाता है, डेफिशिएंसी हो, आरबीसी कब बनना बंद हो जाता है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा तो आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है बॉडी का, इम्यूनिटी, वो वीक हो जाएगा, फिर सारी चीजें वीक होने लग जाएगी। ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे बड़ी जल्द। उसके बाद आता है ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाता है? टिश्यूज। टिश्यू, उत्तर। ये अलग अलग तरह के होते हैं, एप्लिथिया, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स, नर्वस टिश्यूज, सब अलग अलग होते हैं। ये आपको चार पांच याद रखना है कि नर्वस टिश्यूज से क्या बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज कहाँ यूज होते हैं, ज्वाइंट में होते हैं या कहाँ, अलग अलग, वो सब धीरे धीरे हम आगे आगे पढ़ेंगे। इसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। टू और मोर देन टू सेल्स जब कंबाइन होके काम करते हैं तो क्या बनता है? टिश्यूज। वेरी सिंपल। जैसे देखो, इसको ऐसे समझोगे ना तो बड़ा आसान हो जाए। आपसे कोई पूछता है वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। तो सिंपल। सेल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। ऑर्गन क्या होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज। वेरी सिंपल, बड़े आसान आसान भाषा में समझना है इसको। ऑर्गन, स्किन है, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, ये सब क्या है? ऑर्गन। इसको डिफाइन करना होगा। डिफाइन एज ए structure consisting the group of tissues that perform a specialized function। जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन। वेरी सिंपल, ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा ऑर्गन से आप क्या समझते हो, वाइवा में पूछा जाएगा ऑर्गन से आप क्या समझते हो, 5 ऑर्गन का नाम बताओ। वेरी सिंपल, क्या बताएंगे? ग्रुप ऑफ टिश्यूज which perform specialized function is called। अभी तक मैंने क्या पढ़ा? ग्रुप। अब हम क्या पढ़ेंगे? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। वेरी सिंपल, बड़े ही आसानी से आप याद रख सकते हो। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, एन ऑर्गन सिस्टम में डिफाइन करना पड़ेगा। तो एन ऑर्गन सिस्टम एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट एक्ट टुगेदर कैरी द स्पेशलाइज्ड फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। हमारे शरीर में 11 ऑर्गन सिस्टम है। देयर इज ए 11 organic system। Organ system collectively form the physiology। वेरी सिंपल। उसके बाद क्या आता है? ह्यूमन ऑर्गेनिज्म।
an organism that most complex level of the organization defined as a individual living thing. जब ह्यूमन ऑर्गेनिज्म काम करता है तो आप आइडेंटिफाई हो जाते हो एक ह्यूमन बीइंग के रूप में। उसके लिए कौन कौन से हमें पार करना पड़ा? एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम। नाउ वी आर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जिसकी एक आइडेंटिटी होगी, राम, श्याम, मोहन, वट। क्लियर है इतने तक? ये जैसे नौकरी करते हैं ना तो हायरार्की होता है, पीएन हो गया, क्लर्क हो गया, है ना, ऐसे करके सेक्रेटरी हो गया, फिर पीएमओ हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर हो गया। सेम है हमारे शरीर का, बड़ी आसानी से समझना है। द लेवल हायरार्की कुड बी फर्दर एक्सटेंडेड इंक्लूड, अब इसको भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, सब नाम आपने सुना होगा, हम डेली चीजों में भी बात करते हैं, आजकल टीवी पे भी आप सुनोगे, इकोसिस्टम ही अलग है। तो ये सारी चीजें हमें समझना है, नाम याद रखना है आपको, और बड़े सिंपल वे में डिस्क्राइब करना है, बड़े आसानी से आप समझ पाते हो। अब हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं? बोन्स, लिगामेंट और कार्टिलेज। तीन मेजर ऑर्गन है, क्या? बोन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज। कोई पजल नहीं होना, कोई मिक्सअप नहीं करना, बिल्कुल नीट एंड क्लियर आंसर आपको चाहिए। मेजर ऑर्गन थ्री मेजर ऑर्गन, बोन्स, लिगामेंट और कार्टिलेज। मेजर फंक्शन, प्रोवाइड फ्रेमवर्क। बोन्स क्या करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सरिया, ईट, कंक्रीट, बीम डाल के घर का स्ट्रक्चर बन गया, तो बोन्स क्या करेगा? हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बना दिया। राइट? अब बोन हम बात करेंगे तीन ऑर्गन का, तो पहला क्या हुआ? प्रोवाइड फ्रेमवर्क। दूसरा क्या हुआ? वो फ्रेमवर्क क्या करेगा? प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज। वो किसको प्रोटेक्ट करेगा? फ्रेमवर्क किस लिए बनाया? सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मसल्स, मसल्स के अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर क्या हो गया? नेक्स्ट, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। वो क्या करेगा? ब्लड सेल प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, स्टोर इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जो हमारे शरीर को मजबूती देने में, आगे बढ़ाने में काम आता है। वेरी सिंपल। अब दूसरा, मेजर ऑर्गन की दूसरी लिस्ट। पहला हमने सिंपल बेसिक जो क्या पढ़ा? बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज, उसका फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब दूसरा ग्रुप ऑफ मेजर ऑर्गन क्या है? स्किन, हेयर, नेल, स्वीट ग्लैंड्स, अब सबसेस ग्लैंड्स। अब इनके फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट द टिश्यूज, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर और सपोर्ट सेंसरी रिसेप्टर। व्हेन यू आर अ गुड रिसेप्टर, आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप गुड रिसेप्टर नहीं है, सामान्य भाषा में समझो, जब आप गुड लिसनर होते हैं, आप रिस्पॉन्स अच्छा कर पाते हैं। जब आप गुड लिसनर नहीं होते हैं तो आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कर पाते हैं। सेम मैनर, इफ योर बॉडी इज गुड रिसेप्टर, तो बॉडी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। अगर वो गुड रिसेप्टर नहीं होगा तो बॉडी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। वेरी सिंपल। तो इन चीजों को हमें समझना है। नेक्स्ट लेवल, उसके बाद मेजर ऑर्गन में मसल्स, जिसकी स्टडी हम करेंगे। मसल्स क्या करता है? ड्यू टू मसल्स काउज ऑफ मूवमेंट, आपका शरीर का जितना मूवमेंट हो पाता है, अगर मसल्स प्रॉपर ना हो तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, दिक्कतें आएंगी, परेशानी होगी, अकड़न आ जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगा। और वो क्या करता है? मेंटेन पोस्चर, मैं ऐसे बैठ गया, मैं ऐसे बैठ गया, मैं ऐसे बैठ गया, मैं ऐसे फैला हुआ हूं, ये सारा मेंटेन कौन करेगा? ड्यू टू मसल्स। अगर प्रॉपर मसल्स नहीं होगा, ये पोस्चरिंग मेंटेन नहीं हो पाएगा।
योगा प्रॉपर नहीं कर पाओगे, योगा के पोस्चर प्रॉपर नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट मेजर ऑर्गन में क्या आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और सेंस ऑर्गन। जैसे क्या होता है हमारे शरीर में, ये सब मैं अपने तरीके से बता रहा हूं आपको समझने के लिए, सारी चीज पीडीएफ में लिखी हुई है। मेजर ऑर्गन की बात हमने क्या क्या, ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, नर्व्स की, और क्या, सेंस ऑर्गन्स। अब ये क्या करता है? डिटेक्ट चेंजेज, आपके शरीर में डे टू डे जो चेंजेज होते हैं, ये डिटेक्ट करने का काम किसका है? ब्रेन का। रिसीव, इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान करने का काम कौन करता है? नर्व्स। स्टिमुलेट मसल्स एंड ग्लैंड, सेंस ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे मिलके ये तीन फंक्शन को करते हैं। पहला डिटेक्ट चेंजेस, दूसरा रिसीव एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन, और तीसरा स्टिमुलेट मसल्स एंड ग्लैंड्स। नेक्स्ट लेवल ऑफ मेजर ऑर्गन्स क्या आता है? अब जब हम ग्लैंड की बात करते हैं, हार्मोन्स की बात करते हैं, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज, पीनियल ग्लैंड, थाइमस। इनका काम क्या है? अगर हम इसको देखें तो इनका काम क्या है? कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर थ्रू द रिलीज ऑफ हार्मोन। अब अगर ये सारे ऑर्गन हार्मोन रिलीज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट सर्वाइव। आप अच्छा सोच नहीं सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज प्रॉपर नहीं करता, तो आपका T3 TSH T4 बिगड़ जाएगा, T3 T4 बिगड़ जाएगा, तो पैराथायराइड थायराइड होने का खतरा हो जाएगा। तो क्या होगा? आप अनस्टेबल हो जाओगे, आपकी बॉडी डेवलपमेंट या तो एक्सेस फैट हो जाएगा या एक्सेस थिन हो जाओगे। अब एक्सेस फैट हुए तो स्ट्रेस बढ़ेगा, एक्सेस थिन हुए तो भी स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ा, साइकोसोमैटिक डिजीज। अब वो हो गया, शुगर हो गया। अब वो हो जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा। सारी चीजें इंटर कोरिलेटेड है। अब इन सब का मूल क्या हुआ? हार्मोन प्रॉपर रिलीज होना चाहिए। अब हार्मोन प्रॉपर रिलीज क्यों नहीं हो रहा है? हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, हमारे इंटेक्स ठीक नहीं है, हमारी थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है। लिख लो, ध्यान कर लो, लाइफ में बड़ा काम आएगा। हमारा शरीर है, हम एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले हमारी सोच प्रभावित होती है, थॉट। किसी भी चीज से सबसे पहले क्या प्रभावित होती है? हमारा थॉट, थॉट प्रोसेस। फिर क्या होता है? हमारा मन। जैसे हमने सोच बनाया तो उसका सबसे पहला इंपैक्ट किस पे आता है? मन पे। जैसे ही मन प्रभावित हुआ, उसका प्रभाव किस पे आएगा? तन पे, शरीर पे। ये प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी सोच ठीक है तो आपका मन गलत नहीं हो सकता। अगर आपका मन ठीक है तो आपका तन गलत नहीं हो सकता। तो ठीक किसको करना है? शरीर को? नहीं ना। किसको ठीक करना है? थॉट। थॉट ठीक है तो मन ठीक रहेगा, मन ठीक है तो तन अपने आप ठीक रहेगा। आप अच्छा फील करोगे, आप हंसोगे, आप प्यार से रहोगे, आपकी तबीयत खराब होगी क्या? नहीं होगी।
वेरी सिंपल। सच्चाई क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? हम सोच को ठीक नहीं करते, हम शरीर को ठीक करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर सोच ठीक नहीं हुआ तो शरीर कैसे ठीक होगा? नॉट पॉसिबल। यही नेचुरोपैथी है, यही योग है। योग और नेचुरोपैथी क्या है? रूट पे काम करना है। रूट क्या है? तन कहां से बिगड़ा? सोच से। ठीक किसको करना है? सोच को। हम क्या करते हैं? पैरासीटामोल खाते हैं, पेन किलर खाते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट है क्या? अभी मैं जब डिटेल पढ़ाऊंगा ना, आपको बड़े जान के आश्चर्य होगा। जब हम हार्मोन्स की बात करेंगे ना, तो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड इन योर बॉडी। हम बाहर से स्टेरॉइड लेते हैं ना, आजकल तो नॉर्मल हो गया, बच्चे को भी स्टेरॉइड दे देते हैं। नॉट रिक्वायर्ड। भगवान ने आपके शरीर में ऑलरेडी स्टेरॉइड दे रखा है। दैट हार्मोन इज कॉल्ड इंडोर्फिन। कभी पढ़ना जाके गूगल में, इंडोर्फिन क्या होता है, आपको पता चलेगा। बहुत बेहतरीन चीज है। वो आपको अलग ख्यालात में ले जाता है, आपके अंदर सेंस ऑफ लव पैदा करता है। आपका दुख वैसे ही दूर हो जाएगा ना। स्टेरॉइड किस लिए दिया जाता है? दर्द दूर करने के लिए। जब आप स्टेट ऑफ लव में रहोगे तो दर्द होगा क्या? आपका शरीर उस कंडीशन में रहेगा तो दर्द होगा क्या? अच्छा देखो, एलोपैथी में दर्द दूर करने का अंतिम उपाय क्या है? स्टेरॉइड भी काम नहीं करता, तो क्या करेंगे? तो फिर एक इंजेक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फिन। जब मॉर्फिन डॉक्टर बुलाता है तो घर के लोग डर जाते हैं कि अब सरवाइव करने का चांस कम हो गया है। हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है। मदर ऑफ मॉर्फिन क्या होता है पता है? दैट इज कॉल्ड एंडोर्फिन, विच यू ऑलरेडी हैव इन योर बॉडी। अब सर देखो, अगर थायराइड, सर मैंने पूछो अभी ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब पूछना, अभी मुझे पढ़ा लेना। ठीक है? तो जब मदर ऑफ मॉर्फिन एंडोर्फिन यू हैव इन योर बॉडी, तो क्या पेन किलर इंजेक्शन लेने की जरूरत है? जरूरत क्या है? अपने शरीर में इंडोर्फिन को एक्टिवेट करने की। अच्छा देखो, भगवान का विडंबना देखो और मनुष्य का विडंबना देखो। भगवान ने कहा कि तुम अच्छे से खेलो, प्यार से रहो, एक दूसरे से अच्छे से बात करो, मेडिटेशन करो, तो तुम्हारे शरीर में एंडोर्फिन एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन 20,000 का मॉर्फिन खरीदना मंजूर है, प्यार से रहना मंजूर नहीं है। मेडिटेशन करना मंजूर नहीं है, खेलना मंजूर नहीं है। अब जब मंजूर नहीं है तो इंडोर्फिन जब एक्टिवेट नहीं होता तो दर्द की गोली स्टेरॉइड लो और मॉर्फिन खरीदो। इसे कहते हैं इंसान। यही हम सब हैं। हमें ये समझना है कि ये जो मेजर ऑर्गन्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रिया है, ओवरीज है। आज की डेट में ओवरीज में सिस्ट हो गया, ऑपरेशन करा लो। क्यों करा ले भाई? सिस्ट कोई कैंसर तो होता नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। हम नेग्लिजेंट हैं। हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम अपने शरीर के साथ बदमाशी करते हैं और डॉक्टर को कहते हैं तुम ठीक कर दो। क्या अच्छी सोच है हमारी। मैं तो बदमाशी करता रहूंगा, ठीक तुम कर दो। कितनी अच्छी सोच है। ऐसी रखनी चाहिए सोच।
और अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट, और मेजर ऑर्गन क्या है हमारे शरीर में? हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। इनका काम क्या है? ये क्या काम करते हैं? मूव योर ब्लड थ्रू वेसल्स एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। इनका काम क्या है? कुली का, एक चीज को यहां से उठा के वहां ले जाना, वहां से उठा के यहां लाना। देखो ये है हार्ट, ऐसे ही शेप होता है हमारे हार्ट का, कभी आप देखोगे गूगल में, ऐसे होता है। और ये काम कैसे करता है? 24 आवर्स ऐसे ही काम करता है। 1 मिनट भी रुकता है? रुक गया तो कितनी ईमानदारी से काम करता है। हम ईमानदार है अपने प्रति? तो बीमारी कहाँ है? थॉट में। वही ठीक चीज किसको करना है? इसको। देन ये ठीक हो जाएगा, झंझट खत्म। हम इसी को ठीक नहीं करना चाहते। व्हाई? बिकॉज वी आर एरोगेंट। मेरी जिद है, मेरी ईगो है, वो भी आर्टिफिशियल है। क्योंकि भगवान का दिया हुआ ईगो को ईगो नहीं कहते हैं, उसे स्वाभिमान कहते हैं। हम स्वाभिमान नहीं पालते हैं, हम अहंकार पालते हैं, दैट इज कॉल्ड ईगो। वो भी आर्टिफिशियल। कुछ तो ओरिजिनल रखो। तो समझना है हमें चीजों को। ये पढ़ाने का मेरा मकसद, पढ़ाने का ये नहीं है कि मैं आपको गिना के लिख दूं 206 हड्डी होते हैं, बोन्स होते हैं, इतने हैं, ये खोपड़ी में ये है। ये तो सारा पीडीएफ में लिखा हुआ है। आप खुद को कैसे समझ पाओगे? ट्राई करो समझने की। आपको करना क्या है वो समझने की कोशिश करो। भगवान ने आपको ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का रूप दिया है, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं। भगवान ने आपको यहाँ भेजा है सोसाइटी को कुछ देने के लिए, सर्विस के लिए, सेवा के लिए। आप करते हो क्या? नहीं करते हो? आप मर्सिडीज में घूमते हो, हेल विद, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनके लिए शून्य हो बस। आपको लगता है मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूं, घूम लो, आगे का हिसाब वो कर देगा। सो थोड़ा सा समझो अपने आप को। उसके बाद मेजर ऑर्गन्स क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, ये सारी चीजें आप सुने होगे या पीडीएफ में जाओगे तो पढ़ोगे। थाइमस, स्प्लीन, ये क्या काम करते हैं? रिटर्न टिश्यूज फ्लूइड टू ब्लड। अभी हमने कम्युनिकेशन की बात की। फ्लूइड, व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड क्या है? जो चीजें आप खाते हो वो भी फ्लूइड में ही कन्वर्ट होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस में कन्वर्ट होता है, वो ब्लड में मिक्स होता है। ब्लड से तभी तो न्यूट्रिशन जाता है ना सेल्स के पास, टिश्यूज के पास, मसल्स के पास, सब। अगर वो कन्वर्जन ना हो तो इज इट पॉसिबल कि आपको न्यूट्रिशन मिले, एनर्जी मिले? नहीं पॉसिबल है। तो ये सारा मेजर फंक्शन जो होता है वो क्या करता है? ये क्या क्या कैरी करता है? सर्टेन फूड मॉलिक्यूल्स, जो आपके बॉडी को डिफेंड करने में काम आता है, इन्फेक्शन से बचाने में काम आता है। सामान्य शब्दों में समझो, आपके शरीर में क्या करा करता है? आर्मी बॉर्डर पे, ताकि कोई फॉरेन एलिमेंट, कोई फॉरेन बैक्टीरिया, कोई फॉरेन माइक्रोब्स आपके शरीर को बीमार ना कर सके। उसके बाद मेजर ऑर्गन्स क्या है हमारे शरीर में? माउथ, टंग, टिथ, स्लाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स,
इसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रिया, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इनका काम क्या है? रिसीव, break down and absorb food, eliminate absorbed materials, waste materials. सुनने में आएगा प्यार से, और अगर इसको समझ लोगे वेरी क्लियर। चलो समझते हैं, पीडीएफ को एक साइड रहने दो। पहला क्या है? माउथ। हम कुछ भी खाते हैं तो बाइट लेके मुंह में डालते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है? टंग। टंग से क्या रिलीज होता है? स्लाइवा। मनपसंद का खाना आ जाए तो पहले ही स्लाइवा आ जाता है ना, जिसे कहते हैं जी में पानी सा आ गया, मजा आ जाएगा खाने में। तो किसी को, कोई आपसे लड़ने आ रहा है तो उसके पसंद का खाना टेबल पे रख दो, लड़ाई भूल जाएगा। एरोमा का इतना प्रभाव होता है हमारे शरीर पे। एक बंदा, दूसरे ने पैसा उधार लेकर रखा था तो पैसा लेने गया, बड़े गुस्से में कि आज तो उसकी बेइज्जती करूंगा, नहीं दिया तो पिटाई भी करूंगा। उसके घर पे पहुंच गया, उसकी वाइफ पकोड़े बना रही थी, शाम का टाइम था, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वो गया, जिससे मिलना था, वो घर पे गया तो 10 मिनट के लिए बाहर गया था। तो आया तो वाइफ ने पानी सर्व किया और गरम गरम पकोड़े रख दिए खाने को। वो लड़ाई करना भूल गया और ये कह के चला गया, भाई टाइम से पैसे दे दे यार। ये एरोमा का फर्क होता है हमारे हार्मोन पे। हम भूल जाते हैं बड़ी सारी चीजें जब अरोमा सर चढ़ के बोलता है, हमारा हार्मोन ही बदल जाता है। कई दफा होता है ना, अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में गलत काम करते हैं और उसके बाद फिर अफसोस होता है। गुस्से में काम गलत किया और उसका अफसोस हुआ, इट मीन्स आपका इंटेंशन नहीं था वो काम करने का। अगर इंटेंशन होता तो रेग्रेट नहीं होता, अगर रेग्रेट हुआ तो इंटेंशन नहीं है, आवेश में हो गया। तो ये किसने किया? हार्मोन ने किया। बड़ी सिंपल छोटी छोटी बातें हम लाइफ में याद रखते हैं ना, बड़ा काम आता है। अब देखो, खाना हमने खाया, मुंह में लिया, जीभे पे आया, स्वाद आया, स्लाइवा रिलीज हुआ। अब खाना को क्यों चबाना चाहिए ज्यादा? क्योंकि खाने में जितना स्लाइवा मिक्स होगा, आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू खाने का बढ़ता जाएगा और डाइजेस्ट होने का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। तो खाना चबाना चाहिए, नहीं चबाना चाहिए? क्या ऐसा करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं, वरना खाना तो 5 मिनट भी नहीं लगते खाने में। अच्छा चलो, ये भी प्रोसेस हो गया। हमने खाना खा लिया, चबा भी लिया, फूड फाइव के थ्रू खाना कहां पहुंच गया? स्टमक में। जब हमने खाना लिया, खाया, चबाया, स्लाइवा मिक्स हुआ, शरीर का कम्युनिकेशन ऐसा है कि शरीर ने कम्युनिकेट कर दिया लीवर को कि स्टमक में खाना पहुंचने वाला है, तो जूस रिलीज कर दो ताकि खाने को ब्रेक डाउन करके पचाया जा सके।
लिक्विड फॉर्म में बनाया जा सके। तो लीवर ने क्या किया, जूस रिलीज किया। उसको रिसीव ने किसने किया, गॉल ब्लैडर ने। अब गॉल ब्लैडर वो कहां पहुंचाएगा जूस, स्टमक में। अब वो इसलिए क्या कहते हैं, खाना बैठ के खाना चाहिए। क्यों, अब ये जो प्रोसेस है वहां पे आपकी जठराग्नि तेज होनी चाहिए। योग पढ़ते हो ना आप लोग, जठराग्नि पढ़ाया गया होगा। जठराग्नि तेज होना चाहिए, तभी तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो जठराग्नि तेज कैसे होगी, तो हम बंद लगाते हैं, बैठ के खाना खाते हैं। दैट मीन्स हमने लिम्स को इकट्ठा कर दिया, तो सारा एनर्जी कहां जमा हो गया, स्टमक में। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया, तो सारा आके इकट्ठा कहां हुआ, स्टमक में। तो हमारी जठराग्नि तेज हो गई। अब यहां देखो, गौर करने की बात है कि इंसान कितना समझदार है। इंसान इससे भी ज्यादा समझदार है। जठराग्नि तेज हुई, जूस भी आ गया, डाइट भी स्टमक में आ गया, अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, है ना। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, अच्छा तो डाइजेस्ट हो जाएगा, ले पी ले 3 गिलास पानी। नाउ व्हाट हैपन, गैस जल रहा है, उस पे 2 गिलास पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, अब वो तो बुझ गया ना। अब जो खाया वो डाइजेस्ट होगा क्या, पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, पता लग गया। खाने टाइम में पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पी लिया, उसमें भी वैसे मजा नहीं आता। हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, चिल्ड वाटर चाहिए, तो और मजा आता है ना। तो हम चिल्ड वाटर पीते हैं गर्मी के मौसम में, है ना। जिंदगी में स्वाद नहीं आया तो कैसी जिंदगी, चिल्ड वाटर पियो, इससे भी मजा नहीं आया। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। हमारा लाइफ स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन होगा, कैसे दिखेगा कि हम पैसे वाले हैं, बड़े हैं, बड़े घर में रहते हैं, गाड़ियां हैं। हमारी सोच का स्टैंडर्ड अलग है। इसी सब से तो पता चलता है ना कि मेरा बेटा पानी नहीं पीता, उसको तो कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए। बड़े प्राउड होके बताते हैं पड़ोसी को। सोचो, क्या ये बताना ठीक है, बिल्कुल नहीं। अब आपने खाने के डाइजेशन के प्रोसेस को बंद कर दिया पानी डाल के। अब क्या हो सकता है, इमेजिन करो, किचन में खाना बना रहे हो, गैस बंद कर दिया, हाफ कुक्ड फूड है, वो खाया भी नहीं जाएगा, उसको 2 दिन छोड़ दो। उस फूड में क्या क्या होगा, स्मेल आएगी, घर में स्मेल आएगी। इसी को एसिड बनना कहते हैं, बैड स्मेल। अब आपने जो खाना खाया वो दो ही चीज होगी। अगर आप पानी ना डालते, अफरा तफरी में खाना ना खाते, खाने को उतने ही प्यार से खाते जिस लायक को है। आपको कोई 100 रुपए देता है तो उसको रिस्पेक्ट करते हो, आपको 1000 रुपए देता है रिस्पेक्ट करते हो, चेयर झाड़ के साफ करके बिठाते हो, हाँ। लेकिन जो फूड आपको एनर्जी देगा, उसको अंदर सटकने की जल्दी है। कितना, हमारी सोच कितनी बड़ी है देखो। जो फूड हमें एनर्जी देगा, शक्ति देगा सोचने की, काम करने की, उसकी हम इज्जत नहीं करते।
तू जा यार, जल्दी जा, खाना ही तो खाना है। इतना अपमान हुआ खाने का, और जिसका आप अपमान करोगे वो क्या आपको सम्मान देगा? तो आपको कॉन्स्टिपेटेड कर देगा, आपका शरीर में एसिड बढ़ा देगा, आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा देगा, फिर आप दर्द से कराओगे, फिर भी नहीं सुधरोगे, फिर भी आप उसको काउंटर करोगे, क्या करके? पेन किलर खरीद के, पेंटॉप खरीद के, रेंटाडाइन खरीद। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा? अब ले गैस की गोली। अच्छा, इससे भी नहीं मानना? अब ले पेन किलर। हम सुधर नहीं रहे। अब सोचो, इतने अत्याचार से इन ऑर्गन पे क्या होता होगा? और ये अत्याचार कर कौन रहा है? और फिर हम उसी को गाली दे रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा है। कितने मजेदार बात है ना। सी, हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो चर्चाएं, किस्सा कहानी चलती रहेगी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है, ये बताओ। बहुत बढ़िया चलो, सर। वेरी नाइस। थोड़ा सा अब नीचे पकड़िए अब ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेजर ऑर्गन पे, नेजल कैविटी। वो डाइजेस्टिव जो अनकम्प्लीट रह गया है ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, राइट? कोई बात नहीं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। वो तो थोड़ा आपको बताने के लिए कि आप खुद पे कितना अत्याचार करते हो, इसलिए मैंने बता दिया है। लेकिन आपको क्या करना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे तो उसका क्या होगा? ये खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो डिफरमेंट होगा, डिफरमेंट होगा तो एलडीएल बढ़ेगा, बीएलडीएल बढ़ेगा, पाइल्स हो जाएगा, D3 कम हो जाएगी, B12 कम हो जाएगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, न्यूरोबिन खरीद के खाओगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, लेकिन एक काम नहीं करोगे, खाना ढंग से नहीं खाओगे। इस सब का एक ही इलाज है, खाना ढंग से खा लो। वो नहीं करना, हॉस्पिटल में ऑपरेशन तो करा लेंगे लेकिन खाना ढंग से नहीं खाएंगे, जो करना कर लो। तो शरीर भी कहता है चलो भाई, कोई बात नहीं, मेरा क्या जा रहा है, दर्द तो तुम्हें ही होना है, चलो ऑपरेशन करवा लो। सो हमें समझना है इन चीजों को, इतनी गहराई में बताने का मकसद ये है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी और लंग्स। ये क्या करते हैं? इनटेक एंड आउटपुट ऑफ एयर एक्सचेंज गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। इसका कोरिलेशन बना के रखना इनका काम है। अगर ये 1 मिनट के लिए रुक जाए तो हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। सांस 1 मिनट रुक जाए तो क्या होगा? भगवान को प्यारे हो जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट काम है जो ये इस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए करते हैं। नेक्स्ट क्या है मेजर ऑर्गन में? ओवरीज, यूट्रिन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजेना, वॉल्व। अब जितनी मातृशक्ति है वो ध्यान से सुने, ये स्पेसिफिक आपके लिए। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। और जब आपकी मर्जी चलेगी तो शरीर भी अपनी मर्जी चलाएगा। चाय पी के आधा दिन बिताना है, नहीं तो जिंदगी क्या जिया यार। अगर 2 बजे से पहले 4 बार चाय ना पिया, भूखे पेट ना रहा, तो पति को उलाना कैसे देंगे? तेरे तुम्हारे चक्कर में 2-2 बजे तक तो मैं भूखी रहती हूँ।
सोचो थोड़ा सा। बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो ईश्वर ने बना रखा है। 3 बजे सुबह उठना धर्म नहीं कहता है, आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट है। यह मत सोचो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा जाता है तो ये तो हिंदू धर्म है या धर्म कहता है। शरीर की रिक्वायरमेंट है। क्यों? हमारे मेजर 12 ऑर्गन हैं, इसलिए 24 घंटे होते हैं। उस मेजर ऑर्गन के एक्टिवेशन के 2 आवर्स होते हैं, उसी को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। और जब सुबह के 3 बजते हैं, वो टाइम लंग्स का होता है, यानी शरीर में ऑक्सीजन लेने का। और ऑक्सीजन क्या है? हमारे शरीर का आर्म्ड फोर्स। तो सबसे बेहतरीन ऑक्सीजन कब मिलता है? सुबह 3 बजे। पूरा एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। इसलिए 3 बजे से 5 बजे तक ऑक्सीजन इनटेक का टाइम होता है, जो पूरे दिन आपको एनर्जाइज रखेगा। अब बताओ, ये धर्म है या हमारे शरीर की जरूरत है? 5 बजे से 7 बजे लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है। क्या काम है उसका? आपसे शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। सुबह सबसे पहला काम हम यही करते हैं। अब जो काम 5 बजे से 7 बजे तक शरीर कहता है कर लेने चाहिए, और मैं 9 बजे सो के उठूंगा तो क्या होगा? वो गंदगी, वो सड़ी हुई चीजें 4 घंटे मेरे शरीर में और रहा, और वो रहा तो क्या करेगा? आपके लिए फूल बरसाएगा, आपके शरीर में बैड एसिड पैदा करेगा, जो आपके शरीर के एलडीएल को बढ़ाएगा, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाएगा, हीट को बढ़ाएगा, यूरिक एसिड को बढ़ाएगा, जॉइंट पेन शुरू हो जाएंगे, बवासीर के लक्षण आने लग जाएंगे। एलडीएल बढ़ जाएगा तो बीएलडीएल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, हार्ट काम करना स्लो कर देगा। तो ये सारे निमंत्रण कौन दे रहा है? समझो। बस आपको समझाने के लिए इतनी कहानी, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको समझाने के लिए सारी कहानियां बता रहा हूं। अपने आप को समझो, अपने शरीर को समझो, अपने शरीर की फिजियोलॉजी को समझो, अपने शरीर की जरूरत को समझो। चाहत और जरूरत में फर्क करना सीखो। ये सारा प्रॉब्लम ही चाहत और जरूरत का है। भगवान कहते हैं तेरी जरूरत तो मैं पूरा कर सकता हूं, चाहत पे मेरा कोई जोर नहीं है, वो तेरी मर्जी। और विडंबना क्या है? हमने चाहत को ही अपनी जरूरत समझ लिया है। इतनी दिक्कतें इसीलिए पैदा हो रही है। तो थोड़ा सा हमें समझना है इस चीज को। अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा। बाकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो आप पीडीएफ में पढ़ना, उसको डिफाइन किया गया है। हर चीज को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो वो मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बाद बड़ी अच्छी सी चीज से। अब पहले हम पढ़ते हैं एक बार मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया ना, हमारा शरीर का ऑर्गन हो गया, ऐसे ये ऑर्गन है, उसमें ये है। बोन्स 206 बोन्स हैं हमारे एबव नेक। इसको अलग अलग रीजन में हम बांटते हैं, वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या रीजन है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, एटम, मॉलिक्यूल, देन सेल, टिश्यूज, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ा है। क्लियर है सबको? इसका डेफिनेशन भी सबको बताया गया है, क्लियर है? एक एक लाइन का डेफिनेशन है, केवल एक वर्ड, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ सिस्टम, बस ये जोड़ते जाओ, डेफिनेशन अपने आप बन गया, कहीं से कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा है केमिकल वाइज, सेलुलर वाइज, टिश्यूज वाइज, सारे ऑर्गन्स का नाम एक एक करके हमने पढ़ा है मेजर ऑर्गन्स में। अब सिस्टम ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से हैं, मैं शॉर्ट में सारी चीजें बता देता हूँ, फिर कोरिलेट करके इसके डिजीज और चीजों को हम समझेंगे। हेयर, नेल, स्वीट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, जो कम्स अंडर द इंटीगमेटरी सिस्टम। दूसरा है स्केलेटल सिस्टम, जिसको एनाटॉमी बोलते हैं, राइट। तीसरा है मस्कुलर सिस्टम, मसल से रिलेटेड। मस्कुलर पेन किलर मार्केट में ले आते हो ना, कब? जब आपके मसल्स में चोट लग जाता है, मसल्स में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप क्या लाते हो, डॉक्टर क्या लिखता है? मस्कुलर पेन किलर लिखता है। पेन किलर का भी अलग अलग एरिया होता है, गैस की वजह से, ब्लोटिंग की वजह से दर्द है, उसका अलग है। मस्कुलर में एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, उसका अलग है, सबका अलग अलग है। उसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स जो हमने अभी पढ़ा है ना, वो हार्मोनल सिस्टम का सारा पार्ट इसी में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट के सारे काम, सारी स्टडी इसी के थ्रू होता है। लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, इस सब को हम पढ़ेंगे। एक मिनट, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, ये 11 सिस्टम हम पढ़ेंगे, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है। इस सिस्टम से इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड डिजीज भी पढ़ेंगे और इसका निदान भी पढ़ेंगे। उसके बाद बेसिक प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, तो 6 बेसिक प्रोसेस है जिसको आपने ध्यान में रखना है, समझना है। पहला, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अक्योर इन योर बॉडी। जितने केमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में अक्योर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, ये सारे आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस केमिकल सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स, जो कि डाइजेस्ट, जैसे प्रोटीन है उसको ब्रेक करके सिंपल बनाना, जैसे कार्ब्स है उसको ब्रेक करके सिंपल बनाना, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, ये सारा काम किसके थ्रू होता है, किस प्रोसेस के थ्रू? दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, राइट। उसके बाद क्या है? एनाबॉलिज्म, बिल्डिंग द कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर सिंपलर कंपोनेंट्स, यूज ऑफ अमीनो एसिड बिल्ड न्यू प्रोटीन्स ऑफ द बॉडी। ये सारा प्रोसीजरल चीज है, ये कम्स अंडर द एनाबॉलिज्म। उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस, जो अभी हमने पढ़ा भी है। रिस्पॉन्सिवनेस हमने अभी पढ़ा भी है। इट इज द बॉडी एबिलिटी टू डिटेक्ट रिस्पॉन्ड चेंजेस। मूवमेंट हमने पढ़ा है, ग्रोथ हमने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन और रिप्रोडक्शन सिस्टम ये हमने पढ़ा है, इस पर हम भी बात करेंगे। उसके बाद होम्योस्टेसिस की बात करेंगे, वो क्या क्या होता है, होम्योस्टेसिस प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करते हैं, इस पर हम
पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता कैसे है, उसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का क्या रोल है, उससे बाहर आने के लिए एक्सरसाइज का, योग का क्या रोल है, ये समझना बहुत होती है। इसको कंट्रोल हम कैसे करेंगे, एनाटॉमिकल कुछ पोजीशन की बात करेंगे, शरीर के रीजनल नेम्स जैसे हेड, जैसे एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हेड, नेक, ट्रंक यानी पूरा धड़, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, लोअर लिम्स दोनों पैर हो गया, अपर लिम्स दोनों हाथ हो गए, इसमें कौन कौन से आते हैं, कितने बोन्स है, सारी चीजों की बात हम करेंगे। उसके बाद इसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे और फिर बॉडी कैविटीज की बात करेंगे, जिसमें क्रेनियल, थैरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक रीजन की बात करेंगे। ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ इसमें से कुछ हमने पढ़ लिया है आज, इसके साथ साथ ये सारी चीजें हमें पढ़ना है और इस सर साइलेंस आवाज हुआ। नहीं आ रही सर। म्यूट हो गया। आवाज नहीं आ रही सर। नेटवर्क सर आपकी वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं आ रही है। म्यूट हो गया। पूरी क्लास में नहीं आई है, पहले आ रही थी? नहीं सर, पहले आ रही थी। चलो अब आ रही है। सर जी जी सर, जी। क्वेश्चन पूछना था। पूछो। सर आपने बताया कि मदर मॉर्फिन से हम सब बीमारी को सही कर सकते हैं, तो इसमें शुगर को क्यों नहीं सही कर सकते हैं? किसमें? शुगर को क्यों नहीं सही कर सकते हैं? पहले आप ये बताओ कि आपको ये किसने कह दिया कि शुगर बीमारी है? सर आम भाषा में तो ये सुना जाता है कि नहीं, शुगर हो गया तो सही नहीं होगा। आप आम भाषा पढ़ रहे हो या आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हो? नहीं सर, वही से जानना था। सबसे पहले ये जान लो कि शुगर कोई बीमारी नहीं होता है। जी शुगर को हम, डायबिटीज को हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। जी ये बीमारी नहीं होता है। हम जब अपने शरीर के साथ बदतमीजी करते हैं तो हमें शुगर हो जाता है। और एक एग्जाम्पल मैंने बताया है कि खाना खाया और खाने के साथ मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, चिल्ड वाटर पीना है, पानी पीना है, इसे अपने शरीर से बदतमीजी कहते हैं। मुझे हार्श लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए लेकिन मेरी मजबूरी है। शरीर के खिलाफ जब आप काम करोगे तो शरीर में स्ट्रेस पैदा होता है, शरीर के ऑर्गन्स की एक्टिविटी वीक हो जाती है, तो क्या होता है, इंसुलिन बनने में प्रॉब्लम होता है। इंसुलिन बन भी रहा है तो इंसुलिन जब, ब्लड शुगर कैसे हो जाता है, कभी सोचा आपने? इंसुलिन बना, पेनक्रिया ने इंसुलिन रिलीज किया, लेकिन लीवर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ब्लड में मिक्स हो गया, आपको ब्लड शुगर हो गया। यानी क्या हुआ, और ये क्यों हुआ? आपके लाइफ स्टाइल की वजह से। ये कोई बीमारी नहीं है। आप लाइफ स्टाइल ठीक कर लो, आपका शुगर ठीक हो जाएगा। दुनिया का कोई एक डॉक्टर का नाम बता दो जिसने बोला हो कि मैंने शुगर ठीक कर दिया। भारत में 98 अरब का शुगर की दवाई बिकती है हर एक साल। जी कितने शुगर वाले ठीक हुए हैं वो बता दो। सर, एक भी नहीं।
थायराइड का 25 mg से शुरू होता है, डॉक्टर कहता है ठीक है, और 100 mg तक वही खिलाने लग जाता है। तो ठीक हुआ या बढ़ा? थोड़ा समझो, मैं इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, गलती तो हमारी है कि 25 mg खिला के डॉक्टर ने समझाया, फिर हम नहीं समझे। क्यों? 25 mg से काम तो चल रहा है, सुधरेंगे नहीं हम। फिर थोड़े दिन नहीं सुधरे तो डॉक्टर के पास गए, तो उसने बोला अब 25 mg काम नहीं कर रहा है, आप 50 बदतमीजियां जारी रखो, मैं 50 mg कर देता हूँ। हम फिर भी नहीं सुधरते, फिर बदतमीजियां करते हैं, तो वो 75 mg का कर देता है। वो बेचारा mg बढ़ा बढ़ा के भी थक जाता है, फिर वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं अब तो सुधर जाओ, मैं भी कहाँ तक लिखूं दवाई। तो उसमें डॉक्टर की गलती थोड़ी है, गलती तो हम खुद कर रहे हैं ना। तो ये बेटा, ये सब सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल में इंप्रूव करना है, क्लोज टू द नेचर लाइफ को लाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, शुगर भी ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट बीपी क्वेश्चन भी था। ठीक हो जाएगा। जब जी रूट में आप जाओगे ना कि ये हो क्यों रहा है, जी जी आपका शरीर खुद ही आपको इंडिकेट करता है एवरी डे। जैसे मैंने कोई चीज खाया, मुझे खांसी आने लगी, तो शरीर ने मुझे बता दिया तुम्हें ये चीज नहीं खाना है। अब मैं नहीं मानता हूं तो उसमें शरीर क्या करे? उसने तो बता दिया तुम्हें नहीं खाना है। मैंने खाना खाया, मुझे डकारें आ गई, शरीर ने बोल तो दिया अब खाना बंद कर दो, लेकिन मैं कहता हूँ पार्टी में आया, अभी तो स्टार्टर है, अभी कैसे मान जाऊंगा? ये हमारी गलतियां हैं, इसको ठीक करना है, उस पर हम बात करेंगे जब डिजीज पे आएंगे सर, ना, तब एक बात एक करेंगे। जी क्वेश्चन बताओ, था। और कुछ पूछना है? जी सर, ये जो गुस्सा आता है ये किस हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से होता है? अब पहले बताओ, गुस्सा क्यों आता है, कब कब आता है गुस्सा आपको? सर, कोई बात अगर कोई झूठा बोल देता है कि नहीं आपने गलत किया है। आपको कैसे पता चलता है कि वो झूठा है? सर, माइंड से पता चलता है, माइंड हमें अच्छा जी, इंडिकेट करता है। बड़ा फास्ट माइंड है आपका। जी अभी मैंने पढ़ाया है, बी ए गुड रिसेप्टर। आपका बॉडी क्या होना चाहिए? गुड रिसेप्टर। उसी तरह आपको भी गुड रिसेप्टर होना चाहिए। आपने समझ लिया कि कोई झूठ बोल रहा है, तो आप अपनी एनर्जी क्यों खराब कर रहे हो? उससे साइड हो जाओ। गुस्सा करने का मतलब क्या हुआ? आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ऑलरेडी आपको पता लग गया कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी आप अपना एनर्जी खराब कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कौन सा हार्मोन है। जब सॉल्यूशन आपको मालूम है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, आपका क्या है? आगे से उससे इस तरह के कोई काम ही नहीं करना, जो आपको ये फेस करना पड़े कि वो आपसे झूठ बोले। तो आपको क्या दिखाना है? अपनी सुप्रीमेसी। इसलिए मारना है, डांटना है। आई एम द बॉस। इसी को कोर्टिसोल बोलते हैं। आगे बढ़ो। सर थैंक यू सर। प्रणाम। सर प्रणाम प्रणाम। 15-20 मिनट हो गया, टाइम ओवर हो गया। अच्छा जी, देखो, मेरी क्लास में आप मुझे समय से बता दिया करो, नहीं तो ये 2 घंटे तक चलता रहेगा। आपको मालूम है, मैं जब पढ़ाना नहीं शुरू नहीं, करता हूँ तो मैं रुकता नहीं हूँ, मुझे ये रोका चलता ही जाता रहता है। है। अच्छा, क्या आज क्या 2 घंटे और क्या मुझे क्लास? अच्छी बात बताने में बड़ा मजा आता है, इसलिए मैं पढ़ाता रहता हूँ। नहीं 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 नहीं, ठीक है, इसीलिए तो चलो, मैंने देखा कि बहुत फर्स्ट बहुत टाइम है। धन्यवाद। सॉरी, कल से मैं समय का ध्यान बहुत रखूंगा। अच्छा लगा। सर प्रणाम नहीं सर। नहीं, हाँ 2-5 मिनट जी बाद दूसरा कुछ क्लास है, काम है वहां से। जी, चलिए ठीक है कोई बात ठीक नहीं, है। आप कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल फिर हम 6 बजे करेंगे, और कुछ और बातें करेंगे। मैं सबसे पहले, आप लोग ये निश्चिंत रहो, मैं पढ़ाता लिखाता नहीं हूँ, ठीक है।